हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज वाले लेक्चर के अंदर हम लोग अपना एक नया टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज, अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। ये टॉपिक आपका सीबीएसई बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड, ग्रेजुएशन, सीए, सीएस फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन सब जगह पे कॉमन है। और टॉपिक बहुत ही सिंपल है। कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग जो है समझते हुए चलेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज का आपका ये लेक्चर नंबर 1 है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बिल ऑफ एक्सचेंज का एक ओवरव्यू जो है वो लेते हैं और उसको समझते हैं कि यहाँ पर कंसेप्ट किस तरह से चलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि ये मिस्टर ए है और जनाब इन्होंने गुड्स सोल्ड करे मिस्टर बी को। अगर इन्होंने इनको गुड्स सोल्ड करे तो गुड्स की वैल्यू थी 50,000 रुपीज। ए ने बी से कहा कि बी भाई साहब, आप हमें हमारा पैसा कैसे देंगे। उनसे पूछा गया कि क्या आप हमें हमारा पैसा कैश में देंगे, चेक में देंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, कैसे करेंगे। बी ने बोला कि भाई साहब, मैं आपको पेमेंट अभी नहीं दे सकता, मैं आपको पेमेंट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद दे दूंगा। तो ए ने कहा चलिए ठीक है। तो ए ने क्या करा, एक पेपर पे ये लिख दिया कि आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप मुझे पेमेंट करेंगे, और ये पेपर दे दिया बी को। आप मुझे बताइए, मैं किसी भी कागज के टुकड़े पे ये लिख दूं कि आने वाले 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप मुझे पेमेंट करेंगे, तो क्या वो चीज कागज पे लिखने से वैलिड हो जाएगी। भाई लिखा तो है, लेकिन वो वैलिड सिर्फ कब होगी, जब बी उसके ऊपर अपने साइन करेगा। यानी ए ने क्या करा, ए ने एक बिल बना दिया और उस बिल में ये लिख दिया कि आज से आने वाले 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद बी भाई साहब आप मुझे पेमेंट करोगे कितनी, 50,000। और उसने ये बिल बी को दे दिया ताकि बी इस पे साइन कर सके। मान लीजिए बी ने इस पे साइन कर दिया तो मैं बोलूंगा बिल एक्सेप्ट हो गया। मान लीजिए बी ने इस पे साइन कर दिया तो मैं बोलूंगा बिल एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट होने का मतलब है बी कहता है हाँ जी मुझे मंजूर है, और बी ने साइन करने के बाद ये बिल वापस दे दिया ए को। मतलब आज की डेट में ए के पास ये बिल पड़ा है। टॉपिक को आगे ले जाने से पहले कुछ टर्म समझते हैं, क्योंकि यहां पे ए ने सामान बेचा है तो ए यहां पे सेलर पार्टी है, बी ने सामान खरीदा है तो बी यहां पे बायर पार्टी है। ए ने बिल बनाया है तो ए यहां पे ड्रॉर कहलाता है, ड्रॉर ऑफ बिल। ड्रॉर ऑफ बिल का मतलब जो बंदा बिल बनाता है। और बी ने यहां पे इस बिल के ऊपर अपने दस्तखत करे, साइन करे, तो बी यहां पे बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, और जो बंदा बिल को एक्सेप्ट करता है वो होता है ड्रॉई। ड्रॉई इज अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल, जिसने बिल के ऊपर साइन करे, जो कह रहा है हाँ जी मैं आपको आने वाले 1 महीने बाद, 2 महीने बाद पेमेंट आपको कर दूंगा। राइट। इन्हीं के साथ साथ एक पार्टी और होती है पे। पे का मतलब होता है वो आदमी जिसे पैसा मिलेगा, पर्सन हु विल रिसीव द अमाउंट, पर्सन हु विल रिसीव द अमाउंट। यानी आने वाले 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, जितने महीने का बिल बना है, पेमेंट किसको मिलेगी। हमारे वाले एग्जाम्पल में बिल में यह लिखवाया गया है कि बी भाई साहब ए को पे कर देंगे। तो हमारे वाले एग्जाम्पल में ए ही ड्रॉर है, ए ही पे है। लेकिन सोच के देखिए, ए बिल में यह भी तो लिखवा सकता है कि भाई आने वाले 2 महीने बाद आप मुझे पेमेंट कर देना, या मेरी वाइफ को पेमेंट कर देना, मेरे बेटे को पेमेंट कर देना। इसका मतलब ड्रॉर और पेई एक आदमी भी हो सकता है और ड्रॉर और पेई अलग अलग आदमी भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर बी ने पेमेंट ए की वाइफ को कर दी तो पेई कौन बन गया, वाइफ बन गई। राइट। इसके अलावा यहां पे हमारे पास कुछ टर्म्स और हैं जो हमें समझने। बिल ऑफ एक्सचेंज, जो ये बिल बनाया, ये बिल क्या चीज है। तो बिल एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल का मतलब होता है चेक की तरह इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मैं चेक किसी को दे सकता हूं, किसी से ले सकता हूं, उसी प्रकार मैं बिल किसी को दे सकता हूं, किसी से ले सकता हूं। इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट डायरेक्ट्स द पर्सन, जो किसी पर्सन को यह डायरेक्ट करता है टू पे a certain sum of money
टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब एक फिक्स सम ऑफ मनी टू अ सर्टेन पर्सन, किसी एक पर्सन को, एट अ सर्टेन ड्यू डेट, एट अ सर्टेन ड्यू डेट। पैसा पे करना है एक सर्टेन अमाउंट एक सर्टेन पर्सन को एक सर्टेन ड्यू डेट पे, राइट। यहां पे ड्यू डेट का मतलब क्या है? ड्यू डेट या जिसको मैच्योरिटी डेट भी कहा जाता है, उसका मतलब क्या है? यह है डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन पेमेंट करनी है उस दिन को हम बोलते हैं ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट। और बिल्स के केस में जो मैच्योरिटी डेट होती है वो कुछ इस तरह से निकलती है कि हम डेट ऑफ बिल से लेके उसमें प्लस करते हैं पीरियड ऑफ बिल और प्लस करते हैं 3 days ग्रेस। बिल ऑफ एक्सचेंज की दुनिया में 3 दिन ग्रेस समय दिया जाता है मैच्योरिटी डेट तक पहुंचने के लिए। मान लीजिए कि हमारे वाले एग्जाम्पल में हमने जो गुड्स हैं अपने बेचे 1 अप्रैल 2010 को और ए ने बिल बनाया 3 महीने का। तो 1 अप्रैल 2010 से 3 महीने अगर मैं आगे लेके जाऊं, मई, जून, जुलाई, यानी कि मेरी डेट बन गई 1 जुलाई। 1 जुलाई मैच्योरिटी डेट निकल आएगी क्योंकि इसमें 3 दिन और ऐड करेंगे, यानी मैच्योरिटी डेट बन जाएगी 4 जुलाई। इसका मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज की दुनिया में जब आप डेट ऑफ पेमेंट निकाल रहे होते हैं तो डेट ऑफ पेमेंट निकालते वक्त आपने 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड करके जरूर चलना है, राइट। तो ये आपकी कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर पता होने चाहिए ताकि आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व होकर चल सके। अब मैं यहां पे आपको कुछ एक्सरसाइज दिखाना चाहूंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट मैच्योरिटी डेट्स ऑफ बिल। बिल की मैच्योरिटी डेट निकालने का क्या तरीका है? तो मैंने मैच्योरिटी डेट निकालने का आपको एक सीधा सा तरीका पहले ही बता दिया कि आप डेट ऑफ बिल लेंगे, उसमें पीरियड ऑफ बिल आप ऐड करेंगे और प्लस करेंगे 3 days ग्रेस पीरियड। अगर आपके मन में यह सवाल आता है कि सर क्या ग्रेस पीरियड हमेशा 3 दिन का ही होता है, तो हाँ जी, ग्रेस पीरियड हमेशा 3 दिन का ही होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है। ग्रेस पीरियड में हमेशा 3 दिन ही हमें ऐड करते हुए चलने हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहां पे बताऊंगा जिसमें मैच्योरिटी डेट हमें निकालनी हो। सपोज करिए बिल की जो डेट है, डेट ऑफ बिल, वो है 24 अगस्त 2012 और पीरियड ऑफ बिल है 1 month। तो जी 24 अगस्त में अगर मैं 1 महीना जोड़ दूं तो डेट बन जाती है 24 सितंबर, लेकिन मैं इसमें अपना 3 days ग्रेस पीरियड ऐड करूंगा। इसका मतलब मैच्योरिटी डेट बन के आ जाएगी 27 सितंबर 2012, ठीक है। यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा नोट के तौर पे, वाइल एडिंग मंथ्स, मंथ ऐड करते समय कुछ ध्यान देना है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 1 अक्टूबर 2012, इसमें 3 महीने जोड़िए, तो 3 महीने जोड़ने का मतलब है मैं ये कह रहा हूं इसमें मंथ में जोड़िए, मेरे को डेज से और ईयर से कोई मतलब नहीं है। तो अक्टूबर में अगर मैं 3 महीने जोड़ूं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि डेट बन जाएगी 1 जनवरी 2013, क्योंकि साल चेंज हो जाए, राइट। अगर मैं इसी में बोलूं मंथ ऐड करते समय, मान लीजिए मेरे पे है लेट्स से 30 सितंबर 2012, मैंने कहा जी 1 महीना जोड़ो, तो जी मैं मंथ जोड़ने का मतलब है मैं इसको बात कर रहा हूं। सितंबर की जगह पे क्या आ जाएगा, अक्टूबर। 30 सितंबर से डेट बन गई 30 अक्टूबर 2012। मान लीजिए अगर मैं मंथ ऐड करने के लिए आपसे कहता हूं लेट्स से 31 जनवरी 2010 है, पर मैं बोलता हूं 1 महीना ऐड करिए। ध्यान सुनिएगा, जनवरी है, 1 महीना ऐड करना है, बन गया फेब। 2010 का 2010 ही रहेगा। लेकिन जनाब बात यह है 31 फेब कोई तारीख ही नहीं होती, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, जनवरी का लास्ट डे 31 है तो फेब का लास्ट डे लेना पड़ेगा, और फेब का लास्ट डे आपके पास क्या हो जाएगा 28 फेब, क्योंकि 2010 लीप ईयर तो है ही नहीं। लीप ईयर कौन सा ईयर होता है, जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाए, उसमें 29 फेब में ले लेता, ठीक है।
तो आपने ध्यान रखना है 31 जैन का मतलब है 31 फेब नहीं ले लेना आपको, जैसे जैन का लास्ट डेट है तो फेब का भी लास्ट डेट आपने ले लेना है। मान लीजिए ऐसा होता कि 28 फेब 2012 से लेके मुझे ऐड करना है 1 मंथ। अगेन वही बात कि अगर मुझे मंथ ऐड करना है तो फेब की जगह पे आ गया मार्च 2012। अब 28 से 28 मार्च ही मैं लिखूंगा, रीजन क्योंकि मार्च में 28 तारीख जो अवेलेबल है। ठीक है, आपने ये बात ध्यान रखनी है 31 जैन से अगर मैं एक महीना ऐड करता हूं तो 31 फेब कोई तारीख नहीं होती, इसलिए मैं यहां पे डेट क्या डालूंगा 28 फेब अपनी जो लेके चलूंगा। राइट, ये आपको मंथ में ऐड करते हुए चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा वाइल एडिंग डेज, मान लो मंथ ना बोल के अगर डेज बोल दिया जाए तो क्या हो। सपोज करिए मैंने आपसे कहा 1 अक्टूबर 2012 है, उसमें 60 डेज ऐड करो, तो कैसे ऐड करोगे। अब ऐड करने का तरीका क्या है, ये सोचो अक्टूबर में डेज कितने होते हैं 31। अगर मैं 1 अक्टूबर पे पढ़ा हूं तो मुझे और कितने दिन ऐड करने हैं अक्टूबर खत्म करने के लिए, यानी कि 30 डेज। तो जैसे ही मैं 30 डेज ऐड करता हूं 1 अक्टूबर में, मेरी डेट आ गई कितनी 31 अक्टूबर। अब आप मुझे बताइए 30 डेज ऐड हो चुके हैं तो और कितने डेज ऐड करने हैं। 60 में से 30 डेज ऐड कर दिए, और कितने डेज ऐड करने हैं, बचे हुए 30। अब 31 अक्टूबर में अगर मैं 30 डेज ऐड करूं तो डेट बन जाएगी 30 नवंबर। मतलब डेज ऐड करते वक्त आपने चीज ध्यान रखनी है कि महीने के कितने कितने दिन आपने ऐड करने हैं। सपोज करिए अगर मैं आपको बोलता 1 अप्रैल 2015 प्लस करिए 90 डेज, तो मैं सॉल्व कैसे करता, ध्यान दीजिए। देखो जी, मैं अप्रैल में खड़ा हूं, 1 अप्रैल में मुझे पता है कि अप्रैल के कितने दिन होते हैं 30। तो सबसे पहले मैं अप्रैल के 29 डेज ऐड करूंगा ताकि मैं 30 अप्रैल तक पहुंच जाऊं। 29 डेज के बाद मई के 31 डेज में ऐड करूंगा। अब ये हिसाब लगाओ 31 29 कितने ऐड कर दिए 60, तो मुझे बस अगले और 30 डेज ऐड करने हैं ताकि 90 डेज हो जाए। तो 1 अप्रैल में जैसे 29 दिन जोड़े कितना बन गया 30 अप्रैल। 30 अप्रैल के बाद हमने 31 डेज जोड़े, क्या बन गया 31 मई, और 31 मई के बाद हमने 30 दिन बचे हुए जोड़े तो डेट बन के आ गई 30 जून। इस तरह से आपने अपने डेज को ऐड करते हुए चलना है। राइट, तो जब आप मंथ ऐड करते हैं आपको ऊपर वाला कंसेप्ट लगा के चलना है, जबकि मैंने यहां पे बताया डेज ऐड करते वक्त आपने इस तरह से ऐड करते हुए चलना है। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि मैच्योरिटी डेट क्या होगी अगर डेट ऑफ विल है 5 सितंबर 2012, पीरियड ऑफ विल है 50 डेज, तो जी निकालें 5 सितंबर में सबसे पहले मुझे ऐड करने हैं 50 डेज। कैसे ऐड करूंगा, सितंबर में दिन होते हैं 30, तो 30 सितंबर तक पहुंचने के लिए मुझे 25 डेज ऐड करने पड़ेंगे। अब मैं 30 सितंबर तक आ गया। अगर 50 में से 25 डेज ऐड कर दिए तो अब सिर्फ बचे हुए 25 डेज ऐड करने हैं। तो यहां तक 30 सितंबर हो गया। अब 30 सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा 25 ऐड करके, यानी कि 25 अक्टूबर। ये तो सिर्फ पीरियड ऑफ विल ऐड हुआ है, और लास्ट में ऐड करने होते हैं 3 डेज ग्रेस। तो 25 अक्टूबर में 3 दिन अगर मैं जोड़ दूं तो डेट आ गई 28 अक्टूबर। ये मेरी मैच्योरिटी डेट कहलाएगी। राइट, अगली चीज नोट नंबर 3, 2 नोट आपको पहले बताए थे। नोट नंबर 3, एक आपको बताया मंथ ऐड करते वक्त, एक आपको बताया डेज ऐड करते वक्त। नोट नंबर 3 जो आपको समझना है वो ये है, इफ मैच्योरिटी डेट इज, अगर मैच्योरिटी डेट यानी कि जब आपने मैच्योरिटी डेट पूरी निकाल ली, अगर वो आपकी पब्लिक हॉलिडे है, अगर मैच्योरिटी डेट आपकी पब्लिक हॉलिडे है। पब्लिक हॉलिडे मतलब क्या है, हमारे देश में 3 पब्लिक हॉलिडे हैं। एक आपकी गांधी जयंती, एक आपका इंडिपेंडेंस डे, एक आपका रिपब्लिक डे। तीनों की डेट आपको पता ही होंगी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जैन। ये 3 पब्लिक हॉलिडे। इसके अलावा 2 पब्लिक हॉलिडे मैं और मान के चलता हूं, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी आगे जैसे जैसे लेक्चर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये 3 पब्लिक हॉलिडे हैं। ध्यान रखिए, ना क्रिसमस, ना दिवाली, ना होली,
ये सब पब्लिक हॉलिडे के अंदर काउंट नहीं होते। पब्लिक हॉलिडे में सिर्फ ये नेशनल हॉलिडेज जो है ये काउंट होते हैं, और इसके अलावा काउंट होता है संडे, और कोई नहीं, ना कोई सैटरडे, ना कोई सेकंड सैटरडे, ना कोई फोर्थ सैटरडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कुछ नहीं, गुड फ्राइडे वगैरह कुछ नहीं। पब्लिक हॉलिडे में सिर्फ ये नेशनल हॉलिडे काउंट होते हैं और ये संडे काउंट होता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मैच्योरिटी डेट आपकी पब्लिक हॉलिडे या संडे हो तो उस केस में क्या करना है, टेक मैच्योरिटी डेट एज द प्रीवियस डे। अगर मैच्योरिटी डेट कोई पब्लिक हॉलिडे पड़ रही है तो आपने उसमें मैच्योरिटी डेट को पिछला दिन मान लेना है, प्रीवियस डे। जैसे एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए कि जनाब मैंने 13 जैन जो है आपको बताइए डेट ऑफ बिल, और जी मैंने आपको पीरियड ऑफ बिल बोल दिया 1 मंथ। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 13 जैन में 1 मंथ जोड़ दूं, ठीक है, ये इसको ऐसे ले लीजिए, 13 दिसंबर करते हैं ताकि बन जाए। 13 दिसंबर में अगर मैं 1 मंथ जोड़ दूं तो जी डेट बन गई 13 जनवरी, और 13 जनवरी में अगर मैं इसको आप 23 लीजिए, 23, तो डेट बन गई 23 जनवरी, और अगर मैं इसमें अपने डेज ऑफ ग्रेस ऐड करूं 3 डेज तो बन जाएगा 26 जैन। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन में मैच्योर डेट निकालूं तो वो 26 जनवरी बन रहा है, 26 जैन, और 26 जैन एक आपका पब्लिक हॉलिडे, रिपब्लिक डे होता है। तो मैं इसको मैच्योर डेट ना लेके मैं नीचे मैच्योर डेट जो लेके चलूंगा, इससे पिछला दिन क्या बन जाएगा, 25 जैन। यानी जब जब मैच्योर डेट आपकी पब्लिक हॉलिडे या संडे आ जाए तो उस केस में आप अपनी प्रीवियस डे को मैच्योरिटी डेट लेके चलेंगे, राइट। ध्यान रखना प्रीवियस डे। लेकिन अगर मैच्योरिटी डेट आपकी इमरजेंसी हॉलिडे है, इमरजेंसी हॉलिडे का मतलब होता है कि छुट्टी थी नहीं लेकिन छुट्टी पड़ गई। जैसे मान लीजिए किसी मिनिस्टर की डेथ हो गई, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, कर्फ्यू लग गया, या कोर्ट ने सडनली अनाउंस कर दिया कि भैया आज छुट्टी है, उसे हम बोलते हैं इमरजेंसी हॉलिडे। उस केस में आपने क्या करना है, टेक मैच्योरिटी डेट, टेक मैच्योरिटी डेट द नेक्स्ट डे, टेक मैच्योरिटी डेट द नेक्स्ट डे। उस केस में आपने मैच्योरिटी डेट क्या मान के चलना है, अगला दिन मान के चलना है। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे कह दिया 1 जनवरी 12 आपकी डेट ऑफ बिल है, पीरियड ऑफ बिल आपका है 20 डेज। अगर मैं 1 जनवरी में 20 डेज को ऐड कर दूं तो जी डेट बन के आ गई 21 जैन। 3 दिन और ऐड करूं डेज ग्रेस के तो डेट बन के आ गई 24 जैन। मेरे क्वेश्चन में ये बात लिखी हुई है कि 24 जैन को छुट्टी पड़ गई, 24 जैन को दिल्ली में पोल्यूशन लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया, इसलिए सरकार ने छुट्टी कर दी। तो अगर 24 जैन को छुट्टी हो जाए, वो एक इमरजेंसी हॉलिडे है, तो मैं अगली मैच्योर डेट ले लूंगा। अगली मतलब कि कौन सी, 25 जैन, राइट। ये बात आपने ध्यान रखिए कि कभी संडे या पब्लिक हॉलिडे पड़ जाए तो पिछला दिन ले लेते हैं, लेकिन कोई इमरजेंसी हॉलिडे पड़ जाए तो हम अगला दिन ले लेते हैं। मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहा है। मान लीजिए कि हमारे पास 12 जुलाई को 2008 में मैंने ट्रांजेक्शन करी, ये डेट ऑफ बिल है, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा जी 1 मंथ आपका पीरियड है, तो 12 जुलाई के अंदर अगर मैं 1 महीना ऐड कर दूं तो डेट बन जाती है 12 अगस्त 2008। 3 दिन मैं इसके अंदर अपने ऐड करूं ग्रेस के तो मेरी डेट बन जाती है 15 अगस्त 2008। ये मेरी मैच्योरिटी डेट है। लेकिन मैं इसको ले नहीं सकता, इसलिए मैं डेट ले लूंगा 14 अगस्त, क्योंकि ये एक पब्लिक हॉलिडे, नेशनल हॉलिडे, तो मैंने प्रीवियस डे ले लिया। अब मान लो मेरे क्वेश्चन में लिखा है कि 14 अगस्त को एक सडन हॉलिडे हो गया, मतलब कि 14 अगस्त को इमरजेंसी हॉलिडे लगा दिया गया। तो सडन हॉलिडे या इमरजेंसी हॉलिडे में तो मेरे को अगले दिन जाना पड़ता है, तो मैं 14 का अगले दिन क्या ले लूंगा, 15। बट 15 में ले नहीं सकता क्योंकि 15 को तो पहले से छुट्टी है। उस केस में मुझे डे लेना पड़ेगा 16 अगस्त 2008। ये मेरी मैच्योरिटी डेट बन जाएगी। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपकी मैच्योरिटी डेट एक पब्लिक हॉलिडे आ गया तो जाहिर सी बात है कि आप इससे पिछला दिन लेते हो, प्रीवियस डे ले लेंगे। लेकिन जनाब मैंने आपसे कहा कि अगर प्रीवियस डे पे इमरजेंसी हॉलिडे लग गया
तो आप अगला दिन ले नहीं सकते, इसलिए आप अगला टू अगला दिन ले लेंगे। आई बात समझ में? इसका मतलब कि अगर 15 अगस्त को मैच्योरिटी डेट थी तो उससे जो पिछला दिन अपने पास है वो क्या बन गया, 14 अगस्त। लेकिन 14 अगस्त को अगर इमरजेंसी हॉलीडे पड़ गया तो मैं 15 पे नहीं जा सकता, इसलिए उस केस में मैं 16 अगस्त पे पहुंच जाऊंगा। ये मेरी मैच्योरिटी डेट कहलाएगी, राइट। सो ये हमारा कुछ मैच्योरिटी डेट के लिए कंसेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब इसी के रिगार्ड्स में मैं आपको एक दो एग्जांपल और बताना चाहूंगा जो कि मैच्योरिटी डेट को काउंट करने के लिए ही आपसे कहा जाएगा, राइट। मान लीजिए अगर एग्जांपल ऐसा है, कहता है डेट ऑफ बिल 1 जनवरी 2008, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल 3 जनवरी 2008, पीरियड है 2 मंथ, मैच्योरिटी डेट निकाल ली। अब बच्चे का सबसे मेन डाउट है कि सर मैच्योरिटी डेट में डेट ऑफ बिल से निकालूं या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से निकालूं। डेट ऑफ बिल का मतलब है जिस दिन बिल बना, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब है जिस दिन बिल पे दस्तखत हुए। तो हमें मैच्योरिटी डेट जिस दिन दस्तखत हुए उस दिन से निकालने होते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं दिया जाता तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो डेट ऑफ बिल है वही डेट ऑफ एक्सेप्टेंस की है, राइट। तो हमें ये डेट ही मान के चलनी पड़ती, लेकिन अगर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस अलग से दिया तो वहां से लेना है। इस कंसेप्ट को कहा जाता है बिल आफ्टर साइट। आफ्टर साइट का मतलब बिल देखा, उस पर दस्तखत करे, ठीक है। तो यहां पे जब आप अपनी मैच्योरिटी डेट निकालोगे, कैसे निकालोगे, 3 जैन के अंदर 2 महीने ऐड करने हैं। जैन में 2 महीने ऐड करें, आ गया मार्च, ये तो 3 मार्च ही है, लेकिन 3 दिन और जोड़ने हैं। तो जी मैच्योरिटी डेट बन जाएगी 6 मार्च। ओके, इस कंसेप्ट को कहा जाता है बिल्स आफ्टर साइट। इसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है, मान लीजिए मैंने कहा डेट ऑफ बिल 15 सितंबर 2009 और मैंने बोला पीरियड ऑफ बिल फ्रॉम 20 सितंबर 9 इज 30 डेज। आपके क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पीरियड ऑफ बिल है वो 20 सितंबर से काउंट करना है। तो उस केस में फिर मैं डेट ऑफ बिल को लेके नहीं चलूंगा। मतलब यहां पे भी मैच्योरिटी डेट निकालने के लिए मैं 20 सितंबर 9 में अपने 30 डेज को ऐड करूंगा। अब सितंबर में 30 डेज होते हैं, तो सबसे पहले 30 सितंबर तक पहुंचने के लिए मैंने 10 दिन ऐड करे। अब अक्टूबर के मुझे सिर्फ 20 दिन और ऐड करने हैं, मतलब कि डेट आ गई 20 अक्टूबर, प्लस करेंगे अपने 3 डेज, यानी 23 अक्टूबर मेरी मैच्योरिटी डेट कहलाएगी, राइट। इसका मतलब है ये आपका बिल आफ्टर साइट है। आफ्टर साइट का मतलब एक पर्टिकुलर दिन के बाद हम अपना पीरियड काउंट कर रहे हैं। पीछे क्या था, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो अपने पास है वहां से हम काउंट कर रहे थे, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से यहां से हमें काउंट करते हुए चलना था। इसे हम बोलते हैं बिल एट साइट, आफ्टर नहीं, एट साइट, बिल एट साइट, ठीक है। जब आप अपनी एक्सेप्टेंस से काउंट करते हुए चलते हैं तो उसे हम बोल के चलते हैं कि वो आपके पास बिल एट साइट है। और जब आप मान के चलते हैं कि एक पर्टिकुलर दिन के बाद आपने पीरियड काउंट करना है तो उसे आप बोल देते हैं बिल आफ्टर साइट। तो ये बात आपने ध्यान रख के चलनी है। इस तरह से आप अपने डेज ऐड करेंगे, मंथ ऐड करेंगे और अपनी मैच्योरिटी डेट को निकालते हुए चलेंगे। ये इस चैप्टर का कंसेप्ट नंबर 1। ओके, कंसेप्ट नंबर 2 इस चैप्टर का मैं डील करूंगा आपके साथ। आइए जरा उसको भी देखते हैं। तो कंसेप्ट नंबर 2 ये है कि एंट्रीज कैसे पास की जाए। एंट्रीज कैसे पास की जाए, जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाए, उसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे ए और बी। ए ने बी को गुड्स सोल्ड करे ₹10,000 के। ए ने बी से पैसा मांगा, बी ने कहा भाई अभी पैसा नहीं दे पाऊंगा, 3 महीने का बिल बनाओ। तो जी ए ने 3 महीने का बिल बना दिया, ये बिल बी को दिया और बी ने इस बिल पे दस्तखत कर दिए, इसलिए इस बिल पे एक्सेप्टेंस मिल गई, राइट। आगे ऑन मैच्योरिटी बिल ऑनर्ड,
मैच्योरिटी पे बिल ऑनर्ड होगा। ये तारीख है 1 Feb 2010। मैच्योरिटी पे बिल ऑनर्ड होने का मतलब है कि बिल का पैसा मिल गया। तो एंट्रीज कैसे पास होंगी? एंट्री पास होंगी ए की बुक्स में और बी की बुक्स में। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप लोग अपने एग्जाम्स के अंदर एंट्री पास करेंगे तो कैसे करेंगे? आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ए, पहले ए की बुक्स, और ए की बुक्स में पूरे जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। जर्नल का फॉर्मेट आई होप आपको याद हो, ये वाला फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, इस तरह से पूरा फॉर्मेट बनाया करेंगे। सिमिलरली आप बी में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ बी और पूरा जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, अब एंट्री कैसे पास करनी है? 1 Feb को 2010 में ए ने बी को सामान बेचा, तो बी को सामान बेचने की एंट्री होगी बीज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब जर्नल तो आपने पढ़ा भैया, जिसको सामान बेचा टू सेल्स, कितने का सामान बेचा? 10,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। सेम टाइम पे जब मैं बी का जर्नल बनाऊंगा, ध्यान रखना एंट्री साथ साथ पास करते हुए चलना। पहले ए का जर्नल जो अपने पास है उसका फॉर्मेट बना ले और बी के जर्नल का फॉर्मेट बना ले, फिर बारी बारी एंट्री पास करते हुए चले। अब अगर ए ने 1 Feb को सामान बेचा तो कायदे से बी ने 1 Feb को सामान खरीदा, तो बी एंट्री पास करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू एज अकाउंट 10,000। ठीक है, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड। क्लियर है? तो इसने माल बेचा, इसने माल खरीदा, नॉर्मल, सो फार सो गुड। अब जी ए ने बिल बनाया, वो बिल दिया था बी को साइन करने के लिए, और बी ने वो बिल वापस कर दिया ए को, क्योंकि साइन करने के बाद बिल बी खुद थोड़ा रखेगा, ए को दे देगा। तो ए 1 Feb को अगली एंट्री पास करेगा। यहां पे मैं पास कर रहा हूं ए की एंट्री, यहां मैं पास कर रहा हूं बी की एंट्री। ए 1 Feb को एंट्री पास करेगा कि बी से बिल मिला, तो बिल मिलने की एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बीज अकाउंट। अगर बी से कैश मिलता तो एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट। बी से चेक मिलता तो एंट्री क्या होती? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट। लेकिन बी से बिल मिला तो बिल रिसीवेबल लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ए के लिए वो चीज बिल रिसीवेबल है। ठीक है, एसेट है ए के लिए, क्योंकि पैसा मिलना है ना फ्यूचर में। बिंग बी आर ड्रॉन, इसने बिल बना दिया और वो साइन होके मिल गया। बी के एंट्री पास करेगा 1 Feb को कि ए को दिया, क्या दिया? बिल, लेकिन ये लिखेगा बिल्स पेबल। ये बिल्स पेबल क्यों लिख रहा है उसका रीजन समझिए। अमाउंट तो वही 10,000 ही चलेगी, क्योंकि बी के लिए बिल बिल्स पेबल है, ए के लिए बिल बिल रिसीवेबल है। रीजन, ए के लिए वो चीज एसेट है, उसको पैसा मिलना है, बी के लिए वो चीज लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा पे करेगा। तो नरेशन बीइंग बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। और लास्ट मैच्योरिटी डेट पे, अब 1 Feb से 3 महीने काउंट करिए, मार्च, अप्रैल और मई, राइट? तो 1 मई आएगा और 1 मई में 3 दिन जोड़े तो डेट बन जाएगी 4 मई। अब 4 मई को ए को पैसा मिलेगा तो ए एंट्री पास करेगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल, 10,000 रुपए बिल के मिल गए। और बी एंट्री पास करेगा अपने पास 4 मई को कि बिल्स पेबल को डेबिट करके टू कैश, क्योंकि बिल्स पेबल का पैसा हमने पे कर दिया, राइट? तो लॉजिक ये बना, सबसे पहले ए ने सामान बेचा तो बी ने खरीदा, फिर ए को बिल रिसीवेबल मिला बी से और बी ने ए को बिल्स पेबल दे दिया। इसके लिए बिल्स पेबल कहलाएगा, इसके लिए बिल रिसीवेबल कहलाएगा। अब बिल रिसीवेबल यहां डेबिट हुआ था तो यहां मैंने क्रेडिट कर दिया ताकि ये खत्म हो जाए, कैश डेबिट कर दिया क्योंकि पैसा आ गया। बाकी बी ने पैसा पे करा तो बिल्स पेबल जो क्रेडिट हुआ था वो डेबिट कर दिया ताकि खत्म हो जाए, और कैश क्रेडिट कर दिया क्योंकि पैसा जा रहा है, राइट? नरेशन बन जाएगी बी बिल रिसीवेबल ऑनर्ड, ऑनर्ड मतलब कि पैसा मिल गया, और यहां पे बी बिल्स पेबल ऑनर्ड, ऑनर्ड का मतलब कि हमने पैसा दे दिया, राइट? तो इस कदर आपकी जो एंट्री है वो चलती है। ऐसे आपने अपनी एंट्रीज को पास करते हुए चलना है। कंक्लूड करता है, और कंक्लूड करने के टाइम पे एक ड्रॉर है, एक ड्रॉई है। ड्रॉर कौन है? सेलर पार्टी जिसने बिल बनाया। ड्रॉई कौन है? परचेजर या बायर पार्टी जिसने बिल खरीदा। तो ट्रांजैक्शन के दिन पे ड्रॉर क्या एंट्री पास करता है? ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, कि इसने माल बेचा
और ड्रॉई की एंट्री पास करता है परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉर। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसने सामान बेचा तो इसने सामान खरीदा। फिर ट्रांजैक्शन के बाद हमारा बिल की एंट्री पास होती है, ड्रॉर एंट्री पास करता है बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई, क्योंकि इसे बिल मिल गया ड्रॉई से, और ड्रॉई एंट्री पास करता है ड्रॉर टू बिल्स पेबल, कि हमने बिल्स पेबल दे दिया ड्रॉर को। एंड लास्ट जब हमारी मैच्योरिटी डेट आएगी उस दिन क्या एंट्री पास होगी, ये एंट्री पास करेगा कैश टू बीआर, क्योंकि इसको बिल का पैसा मिल गया, और ये एंट्री पास करेगा बिल्स पेबल टू कैश, क्योंकि इसने बिल्स पेबल का पैसा पे कर दिया। ये हमारा कंसेप्ट है जिसे हम बोलते हैं कि एंट्री कुछ इस प्रकार पास होगी। और ये जो एंट्री आपने पास करी है, इस केस को नाम दिया जाता है रिटेनिंग द बिल। रिटेनिंग द बिल, रिटेनिंग द बिल मतलब है ए ने बिल बनाया और मैच्योरिटी डेट तक उस बिल को अपने पास संभाल के रखा। मैच्योरिटी डेट पे वो बिल लेके बी के पास गया होगा और बी ने उसको पैसा दे दिया। सो दिस केस नोन एज रिटेनिंग द बिल। ऐसे कई सारे केस होंगे जिनको हम समझते हुए चलेंगे। ये आपका इस चैप्टर का इंट्रो है, आप इसको जो अच्छी तरह नोट करेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अपने सेकंड लेक्चर के अंदर, जिसमें हम इस चैप्टर में इसके आगे कंसेप्ट्स की बात करते हुए चलेंगे। राइट, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।